तुमने लर्न किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू हैव लर्न द बेसिक थिंग, you have learned the basic thing. For different quantities you have, different bodies you have calculated moment of inertia. अभी सब में तुमने सिंगल सिंगल में लर्न किया है, सिंगल रिंग है, सिंगल डिस्क है, सिंगल रॉड है, सिंगल सिलेंडर है, ये तो सिंगल सिंगल सब करते हैं। डबल ट्रिपल हो तो कैसे होगा? डबल ट्रिपल का मतलब है कंपोजिट, कंपोजिट, ठीक है। अब बताते हैं, हम तुमको एक प्रॉब्लम देते हैं। आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम। तुम्हारे पास एक रॉड है, यू हैव गॉट ए रॉड, यू गॉट ए रॉड ऑफ लेंथ L, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड दिस रॉड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम हम लोग CD दे देते हैं, बिकॉज वी वांट टू नेम रॉड एज AB, ठीक है। एंड AB इज इक्वल टू L, AB is equal to L. Yes, sir. Okay, AB is equal to L. Now what is happening कि हमने क्या किया है कि हम इसके एंड पे एक मास को अटैच कर दिया। स्मॉल m, स्मॉल m। रॉड का मास है कैपिटल M, रॉड हैज मास कैपिटल M. Yes, sir. Now you are asked to calculate moment of inertia of this system about CD. CD is perpendicular bisector. Can you calculate? Karo. Sir, small m square by 2 plus capital ML square by 3. टोटल कितना हुआ तुम्हारा? सर टोटल तो आएगा ही नहीं ना है। है सर मास अलग अलग है ना। तो कोई बात नहीं है, मास अलग अलग तो उसको जोड़ दो। सर वो कैसे जुड़ेगा? क्या बात, देखो करते हैं। रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3। सर 12 तो साइड वाली से होता है ना, साइड की एक्सिस से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होता है। अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होता है, ठीक है, समझ गए बात को? साइड से ml स्क्वायर बाय 3 होता है,
the rod has minimum moment of inertia about an axis passing through its midpoint, that is its center of mass. मिनिमम होता है, ठीक है। इसीलिए बता देता हूं एक चीज, ऐसे एक पेन है ना, ऐसे ऐसे घुमाना इसको इजी है, ठीक है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच से कम है, ठीक है। लोग लाठी पकड़ते, लाठी उसको बीच में पकड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं, बीच में पकड़ के घुमाते हैं, बिकॉज बाय एक्सपीरियंस दे नो कि इट इज इजीएस्ट टू रोटेट इट बाय होल्डिंग इट इन द मिडल. It is easiest to rotate the rod by holding it at the middle, because about the middle point it has minimum moment of inertia. It has minimum moment of inertia. Clear? Yes, sir. So rod has moment of inertia ml square by 12 about CD. About CD इस मास का कितना होगा जो A पर रखा हुआ है, A ml square by 4 L/2 पे है, तो मास 1, तो इसका हो जाएगा ml square by L/2 ml square by 4 plus ml square by 4. Yes, sir. This is ml square by 2. Yes, sir. This is ml square by 2. So yes, sir. This plus this, total is this plus this. Yes, sir. तो कोई बात नहीं है, दोनों को ऐड करने में क्या परेशानी है, इसको मिटा दूं मैं? Yes, sir. Now we have to add. ऐड करना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली ऐड, क्यों सिंपली ऐड कर पा रहे हैं? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्केलर क्वांटिटी, वी कैन सिंपली ऐड. सो ml square by 12 plus ml square by 2. अब तुम चाहो तो कॉमन ले लो L square by 2 को. Yes, sir. This is equal to L square by 2 m by 6 plus m. हो गया m by 6 plus m, खत्म, ठीक है, डन. तो हमने अभी आपको दिखाया कि किसी कंपोजिट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, किसी कंपोजिट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकाल लेते हैं. क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर बोलो. हो गया सर. हो गया क्लियर. अभी एक और तुमको प्रॉब्लम देते हैं छोटा सा, ठीक है ना? यस. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका एक साइड है A, यहाँ मास m रखा हुआ है, यहाँ मास m रखा हुआ है, यहाँ मास m रखा हुआ है, and this is the CD, and we have to calculate I about CD. Calculate I about CD. कोशिश करो, कोई बात नहीं. एक बार में तुमको एक मास को देखना है और उसका कितना सेपरेशन है वो सोचना है, बस. टेक मास 1 by 1, एक मास को एक बार में.
सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर तो ये ऐसे है रॉड, तो हम इसके कंपोनेंट भी नहीं करेंगे ना? हो जा रहा है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ सर, तो हम इसका वो नहीं करेंगे ना, कंपोनेंट सीधा भी ले सकते हैं, कंपोनेंट का मतलब कोई बात नहीं है। तो सीधा ही ले ले। हाँ, कंपोनेंट का कोई बात नहीं होता यार। सर 3ma² by 4। एक सेकेंड, we start with this m. मान लो suppose we name this as ABC. we start with mass at m. उसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? हाउ मच मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर उसका है ma²/3। इस ये जो m है, ये कितना डिस्टेंस पर है CD के? CD से कितनी दूरी है इसकी? कितनी दूरी इसकी है? है, इसकी सर एक सेकंड, ये तो CD पर लाई कर रहा है मैडम। It is lying on CD. It has zero distance, so it has zero moment of inertia. समझ गए बात को? Because mass placed at A lies on the axis CD, CD। therefore it is at zero perpendicular separation from CD. Yes sir। Hence its moment of inertia is zero. Yes sir। Clear or not? Tell me, बोलो। ये Yes, absolutely clear, बिल्कुल clear है कि नहीं है? है। Yes sir। So the mass which is at A has zero moment of inertia. Next we come to mass which is at B. Yes sir। Mass तो known है, mass is known, it is m. At what Yes, sir। perpendicular separation it is with respect to CD? सर a/2। बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा ma²/4। a²/4। यस सर। और C पर जो है उसका क्या हो जाएगा? उसका भी उतना ही हो जाएगा। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, जो इधर है उसका प्लस होगा, तो इधर जो है उसका माइनस होना चाहिए। सर स्केलर है तो नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो यहाँ पर वो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं। We don't have to take into account minus plus sign. So this is ma²/4. This is also ma²/4. For this it is 0. So add ma²/2। ma²/2. So moment of inertia of the system about this axis is ma²/2. यस सर। Clear or not? बोलो। Yes, Apparently ये प्रॉब्लम लग रहा था मुश्किल। नीट वाले, in NEET you are likely to get such problems. तो apparently लगेगा कि it is very difficult, but it is so easy.
सर मैंने ना वो लेंस का निकाल दिया था। अब हम आपको एक थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं इसी में। आई एम क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम। नाउ आई एम ड्राइंग a line about which is parallel to CD. This line is PQ and it passes through C. Calculate moment of inertia of this system about CD. That is your next task. Calculate moment of inertia of the system about CD. Yes, about sir. PQ, sorry, PQ. PQ, yes, sir. Diagram clear है? Yes, sir. ठीक. सर 5 ma square by 4. कैसे किया प्रोसेस को समझाओ. सर b का डिस्टेंस pq से a होगा. तो पार्टिकल है, इट इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम pq. सो इसका हो गया ma स्क्वायर. यस सर. इसका कितना दूरी है? सर इसका है a/2 क्योंकि बिल्कुल सही. परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है वी आर कंसर्न विद दिस डिस्टेंस. दैट डिस्टेंस इज a/2. सो इसका हो गया ma स्क्वायर बाय 4. फिर सर ऐड कितना होगा इसी पर जो है? सर इसका 0 क्योंकि r तो 0 है. बहुत बढ़िया. अब टोटल ऐड कर दो. यस सर. बोलो ये प्रॉब्लम मुश्किल है क्या? नहीं सर. नहीं है बिल्कुल. ठीक है. नहीं सर. हमने आपके लिए क्रिएट किया है, हमने क्रिएट किया. ठीक है. समझ गए बात को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको मालूम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंट डायग्राम का डिफरेंट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू सब याद कर लेंगे. But that rote learning is not going to help you. That formula is not going to help you. You have to apply it in real situation. And the real situation that you are going to face in NEET may not be the situation that you have seen earlier. नया होगा, बिल्कुल नया हो सकता है. तो आपको नए सिचुएशन में करना है. ठीक है. So clear हो गया? तो जैसे इसमें अगर टॉर्क पूछेंगे कि m का टॉर्क का बात नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात किए हैं. अभी हम टॉर्क भी जाएंगे और जब टॉर्क कर लेंगे तो फिर देन वी विल हैव ए प्रॉब्लम ऑफ कंबाइंड प्रॉब्लम एंड दोस प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर रोटेशन. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा पर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होगा उसको हम लोग सॉल्व. ठीक है. और यहाँ पर टॉर्क का बात इसलिए भी नहीं कर पाएंगे because we don't know force कहाँ लग रहा है. Force is not given. यहाँ तो आपको एक सिस्टम दिया गया है, system of 3 particles which are placed at 3 vertices of an equilateral triangle. That is all. इतना ही information है. No force. There is no mention of force. तो हम लोग जब तक force नहीं दिया रहेगा हम टॉर्क का बात नहीं कर सकते. जब फोर्स दिया रहता है तब हम टॉर्क की बात करते हैं. और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन. किसके बीच में सेपरेशन? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन. उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो लेते हैं. One of the force multiplied by that perpendicular separation gives you torque. तो उसके once we finish this we will go to that torque. ठीक है. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं. अभी तक में कोई दिक्कत नहीं है. एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं. हम रिपीट ये करना चाहते हैं कि we moment of inertia is measure of inertia of a body or that of a system or that of a particle against rotation. It is measure of or measurement of inertia of a particle or a body or a system of bodies or particles against rotation. Yes. Clear है?
इट इज ऑल दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट बात हमने ये कहा कि वी कैन डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए पार्टिकल of mass m only. We can define it for particles only, and we Yes, always sir. define moment of inertia with respect to a given axis. Yes, sir. To define moment of inertia of a particle, we have to first define a line which we choose as an axis. Yes, sir. With respect to that axis, moment of inertia of a given particle is calculated. If the particle of mass m is at a perpendicular separation from an axis AB, then with respect to that axis AB, moment of inertia of particle is defined to be ma square or mr square, where r is the perpendicular separation. Yes, sir. Same formula can be used along with, together with integration, to calculate moment of inertia of solid bodies like that of a rod, that of a ring, that of a cylinder, that of a disc, that of a sphere, that you have already seen. All these applications you have already seen. आपको कोई दिक्कत नहीं है. आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, और फॉर्मूला याद रखने के लिए यदि आपकी समझ बन गई है, आपने रिलेशनशिप समझ लिया है, तो फॉर्मूला याद रखने के लिए कोई ज्यादा कोशिश करने का जरूरत नहीं है. फॉर्मूला याद रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी बात है कि फॉर्मूले का मीनिंग क्लियर रहे. Yes, sir. जैसे आपको मालूम है एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आई पहले केस में, तो वो बात हम भूल गए कि r तो 0 है इसका. जो पार्टिकल विच इज प्लेस्ड एट a had 0 separation with respect to axis CD. We forget this. So formula alone will not get you the right result. Formula, when applied very sensibly, very thoughtfully, then only you get the correct result. If you are not able to apply formula, even if you remember the correct formula, but if application is not correct, if thought is not correct, if the concepts are not correct, right formula leads to wrong results. So formula can fail you. Most of the students जो हैं, जो नीट का तैयारी करते हैं, वो फॉर्मूला को याद करते हैं. फॉर्मूला को याद करने का मतलब है they depend too much on the formula, and that too much of dependence on formula becomes the biggest cause of frustration. प्रॉब्लम होता है, उससे निकलता नहीं है. सो डोंट डू इट. हमें नहीं करना. फॉर्मूला हम सीखते हैं, लेकिन फॉर्मूला पर हम डिपेंडेंट नहीं हैं. वी अप्लाई द फॉर्मूला वेरी कॉन्शियसली, वेरी थॉटफुली. ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला का क्या कंडीशन है, कब हम उसको अप्लाई करेंगे और कब हम अप्लाई नहीं करेंगे. इन सारी बातों का हमको पता होना चाहिए. क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली क्लियर है. कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको. यू आर एब्सोल्युटली क्लियर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो गई. अब आता है दो, तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव बीन गिवन two theorems. Those two theorems are just two methods which make the process of calculation of moment of inertia easy. Two theorems are just two methods, excellent methods, which makes the calculation of moment of inertia easy. Let us learn that. First is parallelogram law of parallelogram theorem of moment of inertia. Or parallel, no, sorry, it's not parallelogram. Parallel axis theorem. Parallel axis theorem. I was wrongly quoting parallelogram. It is parallel axis theorem. It is parallel axis theorem. What it says? देखो, इसके पहले कि वो क्या कहता है उसमें जाएं हम.
ठीक है, क्योंकि इन बातों को बहुत अलग तरह से लोगों ने लिखा है, इंक्लूडिंग एच सी वर्मा में भी। इट इज नॉट वेरी क्लियर, ऑल्दो दैट्स एन एक्सीलेंट बुक, लेकिन क्लियरली नहीं लिखा। ऋषि पांडे ने क्लियरली नहीं लिखा। ठीक है, तो एक बार हम क्लियर कर देते हैं, फिर हम उस पर जाएंगे। लेट अस सी क्या करें। हमारे पास वी हैव ए रॉड। रॉड इसलिए लेता हूं क्योंकि तुम पहले रॉड को यूज कर चुके। वी हैव ए रॉड ऑफ, ये आइडियल रॉड है जिसके पास लेंथ है, although thickness is visible, but we assume it has no thickness. It's an ideal rod of mass m and length l. Mass m and length l. It is given. It is not visible to you, or is visible? Yes. It has mass m and length l. Yes, sir. Now, this line AB is perpendicular bisector of this rod. Okay. Yes, and the CD is axis parallel to AB. yes, sir. Diagram draw कर लो. Draw the diagram. Yes, sir. Right, AB is passing through the center of the rod and CD is parallel to AB. Yes, sir. Now we know the moment of inertia of this rod about AB. We know the moment Yes, of sir. inertia of the rod about AB. So IAB, Yes, sir. how much? ml square by 12 ml square by 12. by 12. Yes, sir. This ml square by 12. We wish to calculate about CD. Yes, sir. What is the perpendicular separation between the two? L by 2. बिल्कुल सही. We write a formula. क्या formula है? IAB is equal to Yes, sir. ICD plus ML square ML by 2 का whole square. M into L by 2 का whole square. Sir, ICD is equal to IAB नहीं होगा? Yes, हम उल्टा लिखा है. ठीक है, बिल्कुल सही. Because we know already, जो हम जानते हैं उसको ICD is equal to IAB plus ML square by M into L by square का whole square. Yes. M into L by 2 का whole square. Yes, sir. Now solve it. Solve it. Sir, ml square by 3. ML square by 3. So you are getting, by solving this, you are getting ICD is equal to ML square by 3. This is the Yes, sir. actual value of moment of inertia of the rod about an axis passing through its end, one end. It's the real value of moment of inertia of the rod about its one end, about an axis passing through its one end. समझ गए बात को? Now what? Yes, sir. So what this formula means is, इस formula का क्या meaning है? Let me explain you. This formula means, if we have to calculate moment of inertia about CD, about any axis CD which is parallel to the axis passing through center of mass, so then we have a simple method. Simple method is, this is equal to moment of inertia about AB, moment of inertia about AB, which is known. All the values that you have known for moment of inertia,
वो सब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास लिया, सारा जो लिया है वो। सो आई ए बी प्लस फॉर्मूला है एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, वेर लिख लो, नाउ यू राइट ऑन दिस, आई सी डी इज इक्वल टू, आई सी डी इज इक्वल टू Yes, sir. आई ए बी, आई ए बी Yes. प्लस एम डी स्क्वायर, MD square. Yes, sir. where D is Yes, sir. perpendicular separation between the two parallel axes AB and CD. Yes, sir. Clear? Yes, sir. This is parallel axis theorem. This is parallel axis theorem. So parallel axis theorem, अब समझो बात को, parallel axis theorem helps us to calculate moment of inertia of a rigid body about any axis CD, about any axis CD CD. parallel to the axis AB passing through the center of mass of the rod or the body. And it says ICD is equal to IAB plus MD square, where D is perpendicular separation between the two axes, CD and E. Yes, sir. ध्यान से सोच लो, सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्व, एप्लीकेशन मैंने पहले दिखा दिया, स्टेटमेंट हम बाद में दे रहे हैं। फर्स्ट आई हैव इलस्ट्रेटेड द एप्लीकेशन, स्टेटमेंट कम्स लास्ट। Yes, अपने sir. तुमको समझ में आया या नहीं आया, ध्यान से 1-2 मिनट इस इलस्ट्रेशन को देख लो, हमने जो सॉल्व किया उसको देख लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ, देखो ध्यान से। सर तो जैसे हमें अगर CD का पता होता और हमें AB का निकालना होता तो भी सेम ही होता ना? तो भी सेम नहीं होता, तब तो माइनस हो जाता। क्यों? देखो तुमको ये पता है और ये निकालना है, तो दिस विल कम टू दिस साइड। अच्छा, मतलब वो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला ही यूज करना। हाँ, वी ऑलवेज हैव, देखो नोन वैल्यू, अब तुमको ये समझना है कि दिस इज ऑलवेज नोन, दिस इज कंडीशन कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को तब यूजफुल है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन तब यूजफुल है व्हेन वी नो IAB, दैट मींस वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो दैट इज ए प्राइमरी कंडीशन, दैट इज ए प्राइमरी कंडीशन। फिर तुमने पूछा कि सर हमको ये मालूम है, हमको ये निकालना है, तो कर सकते हो, इसको इधर ले आओ, वो तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हो गया। यस सर, कर सकते हो, बट थ्योरम डज नॉट स्पीक अबाउट दिस, थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम डज नॉट स्पीक अबाउट दिस। आप इक्वेशन में मैनिपुलेशन करके मैथमेटिकल सॉल्यूशन कर सकते हो। यस सर, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर बोलो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले जब तुमने 11th में पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा होगा तो लगता होगा, कैसा लगता था पैरेलल एक्सिस थ्योरम? मुझे तो पूरी फिजिक्स ही समझ नहीं आई थी सर। मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बात बता तो पूरी फिजिक्स की बात मत करो। हाँ सर, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया था, नहीं पूरी क्या हो रहा है। फिजिक्स का तो चलो बारा न्यारा हो जाएगा, अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम ठीक है। यस सर। एक बात और बताओ, जो भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वो तुमको ईमानदारी से समझ में आया है या नहीं आया? बोलो। सर आया तो है। आया तो है,
तो कमी कहाँ रह जा रहा है मैडम, बताइए। सर मेरी प्रैक्टिस में ही होगी सर, कभी तो वो किसमें? आपने यदि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है तो दैट्स ए वेरी गुड साइन। तो आप उसको ठीक करो। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडी। एक्सेप्टेंस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेमेडी। करो, आपके हाथ में है, यू कंट्रोल इट। ठीक है, मेरा काम है फर्स्ट डे आई प्रॉमिस यू वन थिंग, कि जो भी टॉपिक, whichever topic, small or big, easy or tough, is brought before me, or I choose to discuss, I will make it crystal clear. वो कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? सर कर पा रहे सर। बस ठीक है। यदि तो दैट्स ए ह्यूज हेल्प। सच बता रहा हूं, दैट्स ए, एज ए स्टूडेंट तुम नीट के लिए जा रहे हो, और यदि कोई भी इंडिविजुअल तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तुम्हारे सेटिस्फेक्शन तक एक्सप्लेन कर देता है, तो दैट इज ए ह्यूज हेल्प। फिर तुम्हारा काम तो बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो 90% जो कैंडिडेट हैं, दे स्ट्रगल विद कॉन्सेप्ट्स, ब्लाइंडली दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट दे आर डूइंग इट एंड दे मेक इट। उसमें से बहुत सारे जो बहुत सीरियस होते हैं उनको मिल जाता है जगह, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बट उनके कंपैरिजन में, कंपेयर टू दैट, योर टास्क इज वेरी इजी। समझो, रियलाइज करो, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, डन। ये सारी बात इसलिए कर रहा हूं जस्ट टू गिव यू एश्योरेंस कि तुम जो कर रहे हो ये करेक्ट है एंड यू आर एट एडवांटेज। तो यू हैव स्ट्रेंथ, तो देन यू हैव स्ट्रेंथ बट यू नीड टू जंप। यू हैव स्ट्रेंथ, यू आर नॉट जंपिंग, यू विल नॉट विन द रेस। समझ गए बात? यू हैव स्ट्रेंथ, जंप करो, गोल्ड मेडल ले जाओ। जंप ही नहीं करोगे, देखते रह जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये बात। चलिए, so now next I discuss perpendicular axis theorem. So while discussing, हमने जब आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताया तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का लिमिटेशन बता दिया। लिमिटेशन ये है कि इस थ्योरम को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें when we have the value of moment of inertia of the given body about an axis passing through center of mass. If we know the value of moment of inertia of a given body about an axis passing through its center of mass, then and only then we can think of using parallel axis theory. That's the limitation. That's the limitation, you should understand. Next, हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे चलते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, perpendicular axis. Yes sir. First, I will talk about the limitation of the perpendicular axis. It has a great limitation. Limitation क्या है? This theorem is applicable for two-dimensional bodies only. लिख लो. This theorem is applicable for Yes sir. for two-dimensional bodies only. What it Yes, means? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है this theorem cannot be used for three-dimensional bodies like a cylinder, hollow or solid, or a sphere, hollow or solid. Yes sir. But it can be used for ring, for disc, for circular plate, etc. So for two-dimensional bodies, it can be used. It can be used.
Yes, sir. समझ गए बात को? So limitation Yes, समझना बहुत important, very important to understand the limitation. Next is what it says. It says, लिखो, according to this theorem, if we know the moment of inertia of a given body, about x-axis as ix, about x-axis as ix, and about y-axis as iy. yes, sir. Then we can calculate its moment of inertia about z-axis iz, as iz as Yes, sir. iz is equal to ix plus iy. iz is equal to ix plus iy. Simple. Yes, sir. So this theorem has limitation. Limitation is it is applicable for 3 dimensions. It is not applicable for 3-dimensional bodies. It can be applied for 2-dimensional bodies only, like ring, disc, circular plate, square plate, etc. And what it says, what is the statement? Statement is, if we know the moment of inertia of the given body about x-axis, and if that be ix, about y-axis, if that be iy, then we can calculate the moment of inertia about z-axis as iz is equal to ix plus iy. Yes, sir. मतलब यदि हमें x-axis के अबाउट मालूम है, y-axis के अबाउट मालूम है, तो हम z-axis का बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, ix इज इक्वल टू आई, iz इज इक्वल टू ix प्लस iy. बस सिंपल. अब हम इसको इलस्ट्रेट करके दिखाते हैं, एप्लीकेशन को आपको दिखाते हैं कि हाउ दिस थ्योरम कैन बी यूज्ड. ओके, थ्योरम का मीनिंग क्लियर हो गया, स्टेटमेंट क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है दिक्कत? नो सर. नहीं है दिक्कत ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? है प्रॉब्लम? बोलो. नो सर. हाँ, नहीं कोई सर. प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अब जो है एक रिंग ले, टेक ए रिंग. Ring has center at O, its radius is R, its mass is capital M. Yes, sir. Now we have an axis. This axis is perpendicular to the plane of the ring and passing through its center of mass. Center. So इसको बोलते हैं हम लोग AB. AB देखो सर ये रिंग है ना? रिंग है, रिंग है. It is a ring. Okay, sir. So the ring has mass capital M, radius capital R. AB is an axis that passes through the center of the ring and is perpendicular to the plane of the ring. Plane of the ring. समझ गए? So clearly AB is about z axis. If the ring is lying in xy plane, लिख लो, if the ring is in xy plane, Yes, sir. if the ring is in xy plane, then Yes, sir. then Axis is in Z. then z axis. Axis AB is along z axis. Yes, sir. Axis AB is along z axis. Clear या नहीं? And Clear. you know IAB कितना होता है मालूम है रिंग का? Yes, sir. कितना होता है? Square. MR square.
तो mr², ठीक है। सो दिस mr² इज Iz, Iz इज mr², Iz इज mr²। यस सर। क्लियर हो गया? Now you are asked to calculate moment of inertia about its diameter, ये diameter या ये diameter। Calculate moment of inertia of the ring about its diameter, diameter CD ऐसे लिखना। ठीक है, तो क्या करते हैं देखो, व्हाट वी डू, CD है या ये यहां से यहां वाला है, ये वाला डायमीटर, एनी टू डायमीटर लेंगे तो CD के अबाउट Ix, ये हो गया x एक्सिस में हो गया CD। यस सर। और ये यहां से यहां तक लेंगे, ये वाला y एक्सिस। y एक्सिस। तो एनी टू डायमीटर लेंगे हम लोग, तो एक है Ix और एक है Iy। और जो वैल्यू Ix के अराउंड होगा वही वैल्यू Iy के अराउंड होगा, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम। Because of the symmetry of diagram, we have Ix is equal to Iy, and Ix or Iy gives the moment of inertia of the ring about its diameter. Yes, sir. So we write Iz is equal to, we have Iz is equal to Ix plus Iy. Yes, sir. We have Iz is equal to Ix plus Iy. Yes, sir. So from here we can write, हम लोग लिख सकते हैं Iz is equal to 2 of Ix 2Ix or 2Iy. Yes, sir. So Ix is equal to Iy is equal to Iz by 2. Yes, sir. Iz is mr square. Yes, sir. So Ix or Iy is equal to mr square by 2. Yes, sir. Clear or not? Sir, clear. Absolutely clear. Yes, sir. Note down the whole thing. कोई सवाल है तो पूछो, सब कुछ नोट डाउन करो, कोई सवाल है तो पूछो। सर ऐसे अगर रेक्टेंगल का निकालेंगे तो वो तो अलग होगा ना, रेक्टेंगल में उसमें सिमेट्री नहीं होगी। उसमें सिमेट्री नहीं होगी। हाँ। बट वी कैन कैलकुलेट इट। अभी हमने आपको रिंग का दिखाया, फिर डिस्क का दिखाएंगे, ठीक है, एंड देन वी कैन कैलकुलेट फॉर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लेट आल्सो। वी कैन कैलकुलेट। सर डिस्क का तो mr²/4 हो जाएगा ना, इस बिल्कुल डायमीटर के अबाउट, बिल्कुल। Yes, हम चाहते हैं कि तुम अभी इसको कंप्लीट करो। लिख लिया तुमने इसको कंप्लीट? यस सर। लिख लिया है? कोई Yes, डाउट sir. है इसमें? कोई इसमें डाउट? नो सर। नहीं। No, अब बात तुमने जो किया वो बिल्कुल सही है। about moment of inertia of disk is about one of its diameter is mr²/4। यस सर। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लगभग सारा डिस्कशन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन को लेके फिनिश कर लिया। यस सर। एक बार तुम जो भी आज डिस्कशन हुआ उसको एक बार रिव्यू कर लो, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो।
सर जो ये वो क्वेश्चन था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स में बॉल्स रखी हुई हैं, अगर वो उसकी जगह पे रॉड होती इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में और वो बीच में से जा रहा होता एक्सेस, तब कैसे करते? एक सेकंड, ये मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर मुझे बता। हाँ, अब बोलो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यस सर। सर वो रॉड्स हैं, वो तीन रॉड्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया, रॉड्स हैं, ठीक है, हम इसको रॉड ही मान लेते हैं। ये सारे रॉड्स हैं, कोई बात नहीं। इसका नाम दे दिया ए बी सी, और यहाँ पार्टिकल्स हैं। नहीं सर, पार्टिकल नहीं है। तब क्या है? सर वो रॉड में ही मास m है। मास सेम है, ठीक है, चलो पार्टिकल ले रखा है। इस पूरे सिस्टम का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। यस सर। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अबाउट व्हिच एक्सिस? बोलो एक्सिस कहाँ से जा रहा है? सर वो ए से जो पास करती क्वेरी करेगी। ये यस सर। इसमें जो है इसका तो बहुत आराम से निकल जाएगा। सर ml²/12। यस सर। इसका तो बहुत आराम से निकल जाएगा, ml²/12। बट विथ रेस्पेक्ट टू AC एंड BD AB, उसका जो इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो ग्रेजुअली बदलता जा रहा है। यहाँ से इतना डिस्टेंस है, यहाँ से इतना डिस्टेंस है, यहाँ से इतना डिस्टेंस है। दैट मेक्स इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इट कैन बी सॉल्व विथ मैथ्स। इट कैन बी सॉल्व विथ मैथ्स। कॉम्प्लिकेशन देखिए क्या है कि इसका ये एंड जो है बहुत नजदीक है। जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। We can solve it, but we have to apply definite integral. So that is not for you to do. If you want, हम explain करते हैं उसके बाद, ठीक है? But it is अच्छा प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल एप्लीकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है? इसमें मैथमेटिकल एप्लीकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है? ये बिल्कुल लिमिट्स चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर 0 से शुरू होगा और यहाँ पर कितना डिस्टेंस हो गया? L/2। तो 0 से लेके L/2 के बीच में इंटीग्रेशन होना है, ठीक है? कैलकुलेट खुद कर लेंगे, सिमिलर तरीके से इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर देंगे, बट वो कैलकुलेशन लंबा है, व्हिच इज नॉट टू बी डन बाय यू, ठीक है? इसलिए इसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है? चलो, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सब कुछ रिवाइज करके रखना है। सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी वर्मा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दिए हुए आप देख के रखिए, हो सके तो उसको खुद से वर्कआउट करिए।